चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। थोड़ा सा मैं एक लाइन में आपको याद दिला दूं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था वो फिनोमेना था क्या। बेसिकली आपको याद होगा कि जब भी लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाए, सेम मीडियम में चले तो ये सीधी चलती हैं। लाइट रेज सीधी चलती हैं जब तक कि मीडियम चेंज ना हो। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब ये जाती हैं तो अपनी पाथ से डेविएट कर जाती हैं। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे एयर से आ रही है और पानी में चली गई, तालाब है तो तालाब में रेस जाती है नीचे ना, तो जब वो जाती है तो डिविएट कर जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते थे। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है, क्या ये अपने मन से हो जाता है? कुछ कहानी है इसके पीछे, कोई रूल है, कुछ लॉ है, या एट रैंडम कुछ भी हो जाए? तो साइंटिस्टों ने काफ़ी खोजबीन की और ये बताया कि ये एट रैंडम नहीं है। देयर आर सर्टन लॉज जिसको ये फिनोमिना फॉलो करता है। वो लॉज हम सीखने जा रहे हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये लॉ फॉलो होंगे ही होंगे। बिना इसके फॉलो हुए रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, या जहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ वहाँ ये लॉ होने ही होने। तो पहला लॉ क्या बनता है? फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ की हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन की, तो फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या मतलब है? थोड़ा मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, तब ये आपको फील आएगा। वरना कई बच्चे तो याद ही कर नहीं पाते, दूसरा याद रहता है और पहला भूल जाते हैं या घोंट लेते हैं। तो हम लोग को ना घोटना है, याद रखना है, लेकिन समझ के याद रखना है। याद रखना भी जरूरी है। तो जैसे बात करूं मैं, ये किसी का इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब दो मीडियम के बीच की लाइन। सपोज करिए यहाँ पहले में एयर है, हवा, और दूसरे में ग्लास है या वाटर, कुछ भी ले लीजिए। दो मीडियम हो गए। अब रे जब आएगी यहाँ से, ये रे आई, लाइट रे आई सपोज करिए, इस मीडियम पे इंटरफेस पे हिट की, तो जब हिट करेगी तो हमने क्या सीखा था कि अगर हम नॉर्मल बना दें इसके ऊपर, नॉर्मल मतलब ये एंगल 90 सरफेस से, तो क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। तो ये क्या बोलता है? ये नॉर्मल है, ये दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है P, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट रे फॉल कर रही है ना। ये 3-4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे और अपनी बात दूसरों को समझा पाएंगे। आ रही बात समझ में? अब ये पहला लॉ क्या बोलता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा उस समय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल, वो सब एक प्लेन में रहेगा। जैसे अभी दिख रहा है आपको, ये प्लेन है ना, बोर्ड इज ए प्लेन, इस प्लेन में बना है। अब कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं समझना है हमको कि सपोज करिए जो रे, ये इंसिडेंट लाइट की रे, ये इंटरफेस है, नीचे ग्लास भरा हुआ है और ऊपर हमारे हवा है। अब ये रे पड़ी ऐसे, पड़ी ना पड़ी, अब उसके बाद ये अंदर जाएगी, मान लीजिए ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, आप समझ सकते हैं, और नॉर्मल बना दिया खड़ा। तो ये 3 चीज़ें कभी हो पाएंगी एक प्लेन में? अभी नहीं समझ पाए। ये किसी की मदद लेनी पड़ जाएगी लगता है। ये समझ पा रहे हैं? ये रे, ये नॉर्मल है ऐसे, और निकलने वाली रे एक और, डस्टर पकड़ लेता हूँ, और ये देखिए कैसे हो सकता है एक प्लेन की जगह दो चीज़ें एक प्लेन में हमेशा होंगी। थोड़ा समझाते हैं डिटेल, पता नहीं इतना समझना भी चाहेंगे कि नहीं आप। जैसे एक उंगली है हमारी, ये दूसरी उंगली कहीं रख दो, अगर इसी के हिसाब में टेढ़ा नहीं समझना, टेढ़ा भी समझेंगे, एक सिंगल लाइन समझिए, ऐसे पॉइंट, 2 पॉइंट हमेशा एक प्लेन में होंगे, क्योंकि ऐसे प्लेन खींच देंगे आप। कहीं होकर यहाँ पॉइंट है, यहाँ तो ऐसे खींच देंगे। लेकिन 3 पॉइंट एक प्लेन में हो जरूरी नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, पूरी रे कि ये इंटरफेस है, ये रे आई पढ़ने वाली, ये आई आपकी नॉर्मल सरफेस पे खींच दिया भाई। नॉर्मल कैसे, तो खींचेंगे ना, ऐसे खींच दिया है। और तीसरी जो रिफ्रैक्टेड है वो भी इसी प्लेन में जाएगी। ऐसे नहीं समझना कि तिरछी निकल गई, ऐसे समझेंगे तो प्लेन में नहीं रही ना, प्लेन तो ऐसा है खड़ा खड़ा, देख पा रहा है, समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूं। तो ये प्लेन में होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी फॉर व्हाट, फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा ना हो। इसकी गारंटी कैसे मालूम है, क्योंकि हमने बहुत सारे फिनोमेना रिफ्रैक्शन के स्टडी किए तो ये लॉ बनाया है। हमने लॉ बनाया नहीं, ये लॉ ढूंढा है। हम कोई लॉ नहीं बनाते, सारे हम ढूंढते हैं। नेचर में तो हो ही रहा था पहले से, अपने मन से हो रहा हो तो हमें ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो हमने देखा जितना भी रिफ्रैक्शन होता है सब में ये चीज़ होती ही है। समझ गया क्या? तो इसको वर्डिंग्स में सिद्धि क्या बोलेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे दिस वन, द रिफ्रैक्टेड रे दिस वन, द नॉर्मल दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी पी पर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद रहेगा ये? अब थोड़ा खींच के बताया जिससे दिमाग पकड़ ले आपका, है ना। कौन सी तीन चीज एक प्लेन में होनी चाहिए शिवेन? तेज बोलो। और एक चीज छोड़ गए आप, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ जी, ठीक है। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस भी और ज्यादा हो जाती है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है। इमरजेंट रे कहने ही कहाँ पड़ा है, तो रिफ्रैक्टेड है। कौन सी इमरजेंट होगी तुम्हारे हिसाब से? बाहर निकली, तो यहाँ दो ही रहे तो उसको रिफ्रैक्टेड बोल दिया है। अब एक मीडियम होता है जिसमें तीसरी ऐसे निकलती जैसे कोई वो शब्द है, बस बेटा घबराओ नहीं। दिस इज बोल सकते हो इंसिडेंट, दिस इज बोल सकते हो रिफ्रैक्टेड, दिस इज बोल सकते हो इमरजेंट। भाषा है, रिफ्रैक्शन इसका भी हो रहा है, इमरजेंट का भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा थोड़ी इसका नहीं हो रहा है। लेकिन भेद कैसे करें, डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, इसके लिए नामकरण अलग अलग किए हमने जिसे हम पहचान पाए। गैस का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड, कह सकते हैं, लेकिन इसको भी कह देंगे इसको भी कह देंगे तो फर्क कैसे मालूम पड़ेगा? या लिखे रिफ्रैक्टेड 1 रिफ्रैक्टेड 2, वो झंझटिया लगता है। इससे बढ़िया कह दिया हमने इंसिडेंट रे और अंतरिका रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे, है ना बात बराबर। तो ये नहीं सोचना है कि वो इसलिए कि पहचान पाओ इमरजेंट रे का भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। गॉट इट? ठीक है। ये तो तीनों एक ही प्लेन में पैरेलल होती है वैसे, लेकिन जो ये रूल है ये तीनों के लिए नहीं, दो के लिए। ये एक प्लेन में है, अब यहाँ पे कहानी इसी में चली गई तो ये इसके प्लेन में, तो तीनों एक ही प्लेन में। ये इसके प्लेन में है, ये इसके प्लेन में है, तो तीनों। आती बात समझ में? बहुत अच्छी बात। आगे चले हम सिद्धि। अब हम देखेंगे लॉ नंबर 2। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर डिटेलिंग करता हूँ। सेकेंड लॉ, जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मतलब लाइट की स्टडी में, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये पढ़ने की जगह मैं समझा दूँ तब समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये देखिए, ये पकड़ा हमने, ये क्या है रजनीश? इंटरफेस। एयर ले लो, कोई भी ले सकते, वाटर ले लेते हैं। दो डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। एयर होगा तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। रिफ्रैक्शन ही नहीं होने का मतलब है कोई डेविएशन नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे लाइट पड़ी, लाइट की रे पड़ी, ऐसे नॉर्मल खींचा, एन लिख देता हूँ, समझ जाओगे। और ये इंसिडेंट रे, जब भी रे बनाइएगा एरो से दिखाइएगा किधर जा रही है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और ये मान लो डेंसर मीडियम है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई ऐसे। इस जिसका नाम लूँगा बोलेगा, ये मयंक, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं हम लोग। ये कौन सा एंगल है मयंक? हैं? बस हम जान रहे थे, गच्चा खाने के लिए बने हम लोग। हाँ, गौरी बताएगी अब।
बोलो गौरी जल्दी, समय ना वेस्ट करना है। कुछ बोल रही हो, क्या बोल रही हो? हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रही है। हाथ गिरेगा। हमने कहा आप गलती से वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना बना दें, इसलिए थोड़ा सा मजा ले लिया आपसे, आपने दे भी दिया मजा हमको। तो ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरी ताकत लगा दी इसने। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल कहाँ से लेते हैं सिद्धि? नॉर्मल से। ध्यान रखना, नॉर्मल है ना, ये देखो नॉर्मल नहीं है डैश, नॉर्मल से नाप रहे ना, है ना। तो ये जो साइन लिखा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th में, एक अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और इसका एंगल अगर हम थीटा या एक्स कुछ बोल दें, दिख रहा है छोटा बन गया है, दिख रहा है, बड़ा कर दें, नहीं करेंगे बड़ा। ये थीटा और ये 90। तो इस ट्रायंगल के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, जो आपकी आप पढ़ाई जल्दी ही करेंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा के बराबर, और इसी तरह कोसेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा के बराबर, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा के बराबर। अब ये है क्या साइन थीटा? तो उसको याद करने के लिए छोटी सी कहानी याद रखते हैं। निमोनिक्स क्या बोलते हो? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे याद कर लेते हैं, याद करने में अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है, इसी मैंने पंडित जी का नाम ले लिया। तो ये पहला वाला होता है P/H। P इज परपेंडिकुलर, H इज हाइपोटेन्यूज। किसका? इस ट्रायंगल का। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। शॉर्ट में ना लिखना, नहीं बी पर कुछ और समझ जाओगे। हाइपो और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन थीटा से, दूसरे को कॉस थीटा से और तीसरे को टेन थीटा से। तो साइन थीटा हो गया P/H, मतलब परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपो इज AC। दिस इज एन रेशियो, इसको बोलते हैं साइन थीटा। कॉस के लिए होता है B/H, बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है? CB/AC। और इसी तरह टेन के लिए लिख दो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज CB या BC। बस काम खत्म। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है और तो ये 5 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 यानी 5। तो ये साइन थीटा कितना होगा? AB इज 3 एंड AC इज 3/5। हो गया काम सेट। तो मैंने क्यों बताया थोड़ी मैथमेटिक्स, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे अभी छोटा मोटा हम लोग। साइन काम का है, तो इससे ही समझ में आया कि साइन थीटा एक रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है? ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है। और वो कौन सी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इस साइन को अगर थोड़ा बहुत पहचान गए हम लोग, तो क्या करते हैं, इस एंगल का अगर साइन ले लें, साइन I, और इस एंगल का साइन ले लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो वैल्यू आती है ये बेटा कांस्टेंट होती है। किसके लिए? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन के लिए। फिर से एक बार, अगर आपने, आपको समझाने के लिए, अगर हमने साइन I और साइन R रखा और मान लीजिए रेशियो आ गया 1.4,
क्योंकि रेशियो है इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी, सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं होगा, इसमें रेशियो होगा ना। अगर ये रेशियो हमारा आता है 1.4, तो जब भी एयर और वाटर लेंगे हम लोग, ऐसी एयर ऐसा वाटर, हमेशा रेशियो 1.4 ही मिलेगा। क्या फ़ायदा है इससे? इससे ये फ़ायदा है कि अगर हमको ये रेशियो पता चल जाए कि 1.4 है, ठीक, तो मान लीजिए इस आई की जगह अभी हम बोले कि हमने 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया लाइट, आई बराबर 30 डिग्री, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, साइन 30 डिग्री ले लो चाहे या रेडियन, और साइन आर हमको नहीं मालूम लेकिन 1.4 मालूम, तो आर निकाल सकते हो। यानी इंसिडेंट करने के बाद कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये पता कर सकते हैं आप, बिना एक्चुअल कराए हुए। कुछ हवा लग रही, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है तो आप ये पता कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होने वाला है, कि काम का है, किधर लाइट जाएगी पहले से पता है, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स्ड होती है किसके लिए, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर एयर की जगह हम यहाँ पर ग्लिसरीन ले लें, ग्लिसरीन ना लगाते हैं लोग, कहाँ लगाते हैं, कई लोग मॉइस्चराइज़र की तरह भी लगाते हैं, कई लोग ग्लिसरीन कहाँ लगाते हैं, आँखों में लगाते हैं, रोने के लिए एक्टिंग करते हैं ना, जैसे रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आ जाए तो आँखों में डालना पड़ता है, फिर आंसू निकले, जैसे तो मम्मियाँ वैसे ही टाइट कर देंगी, अपने आप ही निकलने लगता है। तो ये ग्लिसरीन और वाटर ले लेंगे जब, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। जोड़ा एक चाहिए एयर वाटर, तो उसके लिए 1.4 है। अब ग्लिसरीन वाटर के लिए कुछ और होगा, मान लो 1.2 है तो 1.2 बना रहेगा। वाटर में अगर सॉल्ट घोल देंगे तो बदल जाएगा, यही पूछ रहे हो, इनके चेहरा बता रहा क्या पूछ रहे हैं, है ना। अगर वाटर ले लिया और वाटर में नमक घोल दिया तो बदल जाएगा, चीनी घोल दी, कोका कोला मिला दिया, लेकिन वाटर को थोड़ा पी के घटा दिया तो कुछ नहीं होगा। एक गिलास वाटर आपने कहा आधा गिलास पी लेता हूँ, फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉल्यूम से नहीं मतलब है उसके, लेकिन डेंसिटी से मतलब है। अगर 2 चम्मच डाल के घोल दी या नमक घोल दिया तो ये बदल जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होती है बेटा? हाँ, यूनिट नहीं होती है, ये रेशियो हमने तो ऐसे ही पूछ लिया, तुम शांत बैठी थी इसलिए। ये एक रेशियो है, तो इसमें पहले इसने डिफेंसिव खेला, मैं आई नहीं थी, हमने कहा बताया तो अभी है, तो पता नहीं क्या बता रही, मैं आई नहीं थी, ये तो अभी जिक्र किया है, ये कांस्टेंट है रेशियो इसकी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट ये पूछा जाता है आपका 1 नंबर के सवाल में। तो रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, इसकी यूनिट नहीं पाई जाती, ठीक है। ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो लिखा है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सेकंड रूल या लॉ क्या हुआ रिफ्रैक्शन का? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given pair of media, दिए गए जोड़ों के लिए, ठीक। तो ये सेकेंड लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट आता है इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बहुत काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि मीडियम, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? मीडियम का, लाइट का नहीं होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? मीडियम का, और किसी के रिस्पेक्ट में होता है, वो भी बात करेंगे अभी हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है उसके अंदर उसको डेविएट करने की पावर ज़्यादा है, डेविएट करने की पावर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेविएशन, ठीक है। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम डेविएशन, कम ज़्यादा समझ रहे हो? मान लो ऐसे कोई चीज़ जा रही है, ज़्यादा मुड़ गई तो ज़्यादा डेविएशन, कम मुड़ी तो कम डेविएशन। अभी समझ में आया नहीं इसको? मान लो ये कोई चीज़ जा रही है ऐसे, ठीक, ऐसे समझाते हैं।
कहने का ये तात्पर्य है कि अगर ये लाइट पड़ी ऐसे, तो देखो ये ऐसे चली गई ऐसे, और ये अगली लाइट पड़ी, ये दूसरा मीडियम है, ये है एयर और ये है वाटर, और ये एयर और ये है ग्लास। ग्लास ज़्यादा डेंसर है, ये रे पड़ी, तो ये जैसे हल्की सी मुड़ी थी ज़्यादा मुड़ जाएगी। तो ये देखो ये डेविएशन मिला ना ज़्यादा, इतना मुड़ाया इसने, और इसने कितना मुड़ाया, थोड़ा कम मुड़ाया। डेविएशन तो ऐसे ही नापोगे ना, अपने रास्ते से कितना घूम चुकी है। कोई लड़का कितना बदमाश है तो सही रास्ते से कितना भटक चुका है, ऐसे ही तो नापते हो, है ना मयंक? तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये कम है, तो ये कम डिविएट हुई है, ये एंगल ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविएट हुई है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और कोई खिलाड़ी ले ले जो और भयानक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और दाब देगा वो। दाबने का मतलब है डेविएट करना, हल्का होगा तो ऊपर ले जाएगा, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ पा रहे क्या बता रहा हूं? ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये एक रिलेटिव टर्म होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, दिखा ना आपको अभी, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये एक रिलेटिव टर्म होता है। जब भी हम, जैसे यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे, इसका कई लोग सिंबल लिखते हैं एन और कई लोग लिखते हैं म्यू। आपकी किताब में क्या लिखा है आप देख लीजिएगा, ये राइटर ने एन लिखा है कि म्यू लिखा है या कुछ और ही लिख दिया है। ठीक है, एनीवे। अब इसके बाद जब ये एन और म्यू लिखा होता है, आगे चर्चा बढ़ाते हैं इस तरीके से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम बोल दीजिए, वो एयर होना मस्ट है, और इसमें एयर होना जरूरी नहीं है, एयर होगा ही नहीं बल्कि। अब क्या कहने का मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर हम कोई रे को फॉल कराते हैं, यहाँ पर एयर है, ये नॉर्मल, और यहाँ नीचे क्या था, वाटर। मीडियम 1 मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो 1 and 2। कई तरह से लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हो N21, सबका मतलब एक है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं N21, सबकी भाषा अलग अलग है, मतलब वही है, पानी, जल, नीर, H2O, वाटर, सबका मतलब वही है। तो ये मतलब कि मतलब पहचानना जरूरी है। मान लो कोई गांव का आदमी आ जाए, गांव का नहीं मतलब शुद्ध हिंदी बोलने वाला आ जाए, बोले जल दे दो जल दे दो, ये बंगाली हो जाएगा, जोल जोल, तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, बेचारा ढेर हो गया होते होता ना, किसे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी तो नहीं बोलती, कुछ और बोलती, मम्मी मम बोलती, मम, बच्चा मेरा मम बोलता है, समझ में आ रहा? पर छोटे रहते तो बोलते ना मम मम, मम्मा मम, कुछ पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये पूरा अर्थ है इसका, जो आगे कभी नहीं लिखा जाएगा। आप माना जाएगा आप समझ चुके हैं, और आप समझे नहीं रहेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है ना गौरी? कोई सब देखो क्या लिखा है, 1 and 2। 1 and 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। जोड़ा चाहिए ना, जोड़ा, पेयर, तो इकलौता तो जिंदगी जी ना पाएगा ये, कोई चाहिए ना साथ साथ निभाने वाला इसका। तो कितना मजा आ रहा है, कुछ लोग शर्मा गए हैं ना इधर इधर। तो इसको पेयर चाहिए ना, पेयर, तो पेयर के लिए 2 आदमी चाहिए ना, तो ये 2 के बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बन सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। अब अगर 1 मीडियम एयर हो जाता है तो हम क्या करते हैं ना, इस 1 into N2 को लिखना ही छोड़ देते हैं, n। तो n लिखने का मतलब क्या है, सेकंड वाला मीडियम है, पहला वाला एयर है, असल में ये मतलब है इसका। क्या बोलते हो? अगर हमने कुछ नहीं लिखा
तो सारी स्थिति बड़ी मज़ेदार है, मतलब सुख शांति से सब चल रहा है। तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा जीवन है, श्री राम प्रकट हो चुके हैं सीता मैया के साथ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है गौरी? क्या समझ में आ रहा है? एम कहाँ है? हाँ एन। मीडियम है। तो अगर इसको ऐसे लिखा है तो आप समझ जाएंगे। अगर हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका पहला बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वाटर इज 1.2 सपोज, तो इसका विकास पहला मीडियम कौन सा है? एयर। ठीक, असल में ये क्या लिखा हुआ है? एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए फॉर एयर, डब्ल्यू फॉर वाटर, एन फॉर नागपुर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कुछ हालात पकड़ में है कि सब कुछ हो गया है? शिवेंद्र पकड़ में है। अच्छा, तो सुनो इधर वापस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के हैं, एब्सलूट जिसमें पहला मीडियम एयर और रिलेटिव जिसमें पहला मीडियम एयर नहीं। अब सपोज करिए इसी में पहले वाला एयर नहीं मिला, पहले वाला मिल गया वाटर, चलो, और दूसरा वाला मिल गया ग्लास, मिल सकता है? जोड़ी डिफरेंट टाइप की बन गई यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखना होगा आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसका जो मीडियम है एयर नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? तो यहाँ पर ये लिखना पड़ता है जिससे पता चले किसका किसके रिस्पेक्ट में, और जब किसका किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला जाएगा तो हम मान लेंगे कि पहले वाला एयर था, इसलिए नहीं लिखा है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो तरह का होता है, आपके सामने बात आई है अभी, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम एयर होगा और रिलेटिव में डिफरेंट मीडियम्स होंगे। और ये जो वैल्यू निकलेगी बेटा अंशिका के, इसकी यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कहाँ पाया जाता है बेटा? ये रेशियो होती है, डज नॉट होल्ड एनी यूनिट, क्योंकि ये एक रेशियो है। ठीक है, तो आज के लिए यही रोकते हैं, बाकी इस पे जो डिस्कशन है और करेंगे आगे हम लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अद्रिका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या हुआ मोटा मोटा हमारे लिए? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उससे हम क्या समझते हैं? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।